जी नंबरिंग से नंबर 2 से शुरू हो रहा है। पेज 19 वेल लिमिटेड। साथ बुक रख लीजिएगा जरा, कुछ है, एक दो ऐसे हैं जरा अच्छे रिवाइज हो जाएंगे साथ। ये क्या है वेल लिमिटेड, पढ़े। जी वेल लिमिटेड एजेंट है, उससे 100 मिलियन मिला है, क्या एंट्री करेगा। कैश डेबिट 100 मिलियन, रेवेन्यू क्रेडिट 10 मिलियन, और पेएबल है, रिफंड लाइबिलिटी है, यहाँ उसने ट्रेड पेएबल लिखा हुआ 90 मिलियन। 10 मिलियन कैसे उसने बनाया, अपना कमीशन इनकम बनाएगा। जरा बुक खोलने साथ साथ जहाँ जहाँ जो जो चीजें आएंगी कम से कम रिवाइज करते रहे। पेज नंबर 5 या 6 है, पेज नंबर 6 के एंड पे अगर कोई कमीशन एजेंट के तौर पे पैसे ले तो अपना कमीशन बस इनकम बनाएगा, और जो पैसे उसने किसी के ब्याह पे लिए होंगे वो उसकी इनकम नहीं, वो उसकी लायबिलिटी है। देखते जाए जरा एक नजर, पेज नंबर 5 या 6 वॉल्यूम 2 में। ठीक है जी, ऑप्शन डी जर्नल स्टूडेंट्स। नंबर 3 करें भी, और करने के बाद ढूंढ के भी बताएं कहाँ है ये। कुछ याद आता है वैसे, पेज नंबर 13 बुक का। अगर रेवेन्यू में को आफ्टर सेल सर्विसेज के पैसे शामिल हों, एक नजर देख लें, तकरीबन सेम एग्जांपल, तो वो अमाउंट आप डेफर करेंगे जो आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड है, लेकिन कॉस्ट डेफर नहीं करेंगे,
रेवेन्यू डिफाइन करेंगे, जरा ढूंढने जरा पेज नंबर 13 के दरमियान में एग्जाम्पल भी है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम, इसकी शायद एंट्रीज लिखी हो आपने, बुक पे नजर आ रही है? हाँ, इसकी कोई इस 8 लाख की शायद एंट्रीज लिखी हो आपने, देखा भाई 8 लाख नहीं, मतलब लिखी हुई है? नहीं नहीं, 8 लाख की वर्किंग तो है ना, कहीं इसकी वर्किंग की होगी आपने, नहीं की हुई? चलो एग्जाम्पल पढ़ा, इसका एनालिसिस पढ़ा। इशू बताएं क्या है? कितने मिलियन का बेचा है? 4 मिलियन का बेचा है, और उस 4 मिलियन में 2 साल की सर्विसेज भी हैं, तो अब 4 मिलियन को ब्रेक क्यों करना है? हाँ, जो इक्विपमेंट बेचा है उसके पैसे भी रिकॉर्ड करने हैं, और जो सर्विसेज के पैसे हैं वो 2 सालों में इनकम बनाने हैं। अब सर्विसेज की कॉस्ट दी हुई है 3 लाख रुपया, लेकिन ये पर एनम है। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना था। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 के 2 साल, और फिर अगली लाइन पढ़े जरा, इस पे फिर ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है। अब करने क्या लगे हम, इस कॉस्ट से हम सर्विसेज का रेवेन्यू निकाल लेंगे, और टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके फिर इक्विपमेंट का रेवेन्यू आ जाएगा। तो कैसे करें डिवाइड बाय 80? कैसे? मार्जिन है तो व्हाट इज 100? तो मार्जिन अगर 20 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 80 टू 100, ठीक है। कॉस्ट दी हुई थी ना मैं 3 लाख, तो 7.5 लाख क्या बना? सर्विसेज का रेवेन्यू जो 2 सालों में रिकॉर्ड होना है। तो ईयर एंड जो आएगा 31 दिसंबर 2007, उसमें इक्विपमेंट की इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। इक्विपमेंट की इनकम सर जी रिकॉर्ड हो जाएगी सर, और ये जो 2 लाख की सर्विसेज की इनकम है, इनमें से भी 4 मंथ्स की इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। कैसे? 7,50,000 एक साल की इनकम है या 2 सालों की? तो डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय फिर 4/12। इसको जरा पेज नंबर 13 के साथ भी देखें जरा, पेज नंबर 13 वाली एग्जांपल की जरा फिगर्स बताएं। वहां कितने का एक सिस्टम बेचा है? 8 लाख का। वहां भी 2 साल की स्पोर्ट सर्विसेज है, वहां करें जरा वर्किंग, एक दफा जरा वहां भी करके रिवाइज कर लो। नहीं क्लियर हो रहा? अब इसमें इक्विपमेंट का भी रेवेन्यू है और आफ्टर सेल सर्विसेज का भी रेवेन्यू है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का रेवेन्यू 2 साल में सेपरेट होना है, लेकिन रेवेन्यू ने सेपरेट होना है, इन कॉस्ट से सेपरेट नहीं होना। मिल गई चीजें? अब 4/12 फाइनली क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जरा बोर्ड पे देखें, 3 लाख का 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, और फिर डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करके क्या निकाला है? 2 साल का रेवेन्यू, नहीं 2 साल का रेवेन्यू है, इंटू 100 किया ना, 20 तो नहीं की। और फिर 1750 डिवाइड बाय 2 किया ताकि पर एनम आ जाए, और फिर 4/12 एक साल की इनकम, एक साल के 4 महीनों की इनकम। तो इस साल की टोटल इनकम फिर जाएगी, बताएं ऑप्शन क्या बनेगी? ये जो इक्विपमेंट है इसका रेवेन्यू शायद एट अ पॉइंट इन टाइम, और जो आफ्टर सेल सर्विसेज का रेवेन्यू शायद ओवर टाइम रिकॉर्ड होना। बहरहाल कुछ जेन में आ गया? 4, पहले 2 मिनट लगाएं आप जरा।
जी सर। पूछ क्या रहा है? सॉरी, नहीं उसने फर्स्ट लाइन 30 सितंबर 2004 है और इट हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रेवेन्यू। उसने इन अमाउंट्स को रेवेन्यू में शामिल कर लिया है एट द अमाउंट स्टेटेड बिलो। जो अमाउंट्स नीचे बताई हुई उन पे उसने रेवेन्यू में शामिल कर लिया है। आपने क्या बताना है? विच ऑफ दीज हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। आपने ये बताना है कौन सी चीज ऐसी है जिसको सही रिकॉर्ड किया हुआ है। जी नंबर ए, क्या मसला इसमें? पॉइंट ए में क्या मसला है? इसमें सिर्फ 10% आना चाहिए था, सिर्फ कमीशन इनकम में आना चाहिए था। सोच के बताएं बी में क्या मसला? नहीं गेन, इसका गेन आना चाहिए था। सेल प्रोसीड्स आनी चाहिए थी या गेन? गेन प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए। पूरी सेल नहीं आती, ये डिस्पोजल है शायद। हाँ जी, रेवेन्यू भी शायद नहीं है उस तरह से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेन एक्टिविटी नहीं है। सी, नहीं ये सी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये 30 सितंबर ही पे तो सेल हुई है। पढ़े ना, सेल ऑफ ₹15 रेवेन्यू में शामिल है जो 30 सितंबर को ही है। द अमाउंट इनवॉइस टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर 18 मिलियन मिला है, इसमें से जो 3 मिलियन है वो अगले 2 सालों का। तो उसने इनकम कितने बनाया? 15, सही बनाया। और जो बाकी 3 मिला उसमें से इस साल इनकम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी क्या वजह? ईयर एंड भी 30 सितंबर है, ईयर एंड भी 30 सितंबर है। अगर ईयर एंड फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर होता तो उसमें भी शायद फर्दर को 3 को महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए था। तो सी सही है। 18 में से कितना कहाँ है, कितना नहीं लिया उसने? मिला 18 है, इनकम में 15, बाकी 3 उसने इनकम में नहीं दिए, प्रॉफिट लॉस में नहीं दिए। डी में क्या मसला है? डी भी तो सही है। नहीं मसला बताया ना, मसला बताया मसला। हाँ जी, 20 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू होनी चाहिए। सेल ऑफ 20 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर टू एन एस्टेब्लिश कस्टमर हु विद द एग्रीमेंट विल मेक फुल पेमेंट। वो करेगा पैसे 2 साल बाद। तो 20 मिलियन पूरा का पूरा रेवेन्यू में नहीं होना चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। सही है। दोबारा बताएं ए में क्या मसला है? हाँ जी, सिर्फ कमीशन इनकम में होना चाहिए। बी में गेन इनकम में होना चाहिए, गेन प्रॉफिट लॉस में होना चाहिए। सी में, सी सही है। और डी में क्या इशू है? प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे, और फिर ये भी है कि 1 साल की अनवाइंडिंग भी शायद प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, और 1 साल शायद अनवाइंडिंग भी होगी, ये साल के शुरू में। ठीक है, तो इसमें से सही क्या किया उसने? ठीक है, क्लियर है प्लीज सी। ये अब 7 में कोशिश करें अच्छी सी, ये शायद थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे आप। जी
कोई नहीं, मत डरें। कौन सी ऑप्शन? ये बताएंगे उसने किया क्या क्या है, उसने क्या और क्या किया है। उसने रेवेन्यू को क्रेडिट किया है 6 मिलियन से, और कॉस्ट ऑफ सेल को शायद उसने डेबिट भी किया है 5.4 से। ये भी पढ़े जरा। वो ठीक है, शायद आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सेम 66 मिलियन से रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ नहीं, हुआ है, और 5.4 से कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड हुई है। होना क्या चाहिए था, सिर्फ 0.6 मिलियन से रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था। एक सेकंड जरा सोच के मेरे को रेक्टिफाइंग एंट्री बताएंगे जरा। रेवेन्यू डेबिट कितने से, और कॉस्ट ऑफ सेल भी क्रेडिट होनी चाहिए 5.4 से। लेकिन ऑब्वियसली उसने शायद हमसे सिर्फ रेवेन्यू पे इंपैक्ट मांगा है, तो शायद ऑप्शन बी है। ये कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट समझ आ रहा? कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट का मतलब ये नहीं हुआ कि 6 मिलियन सेल हुई और 5.4 मिलियन हमारी कॉस्ट है, हमारी इनकम ही 0.6 मिलियन है, कमीशन हमारी इनकम था। तो पूरी एंट्री बारह लिखना, लेकिन रेवेन्यू के एंगल से अगर देखें तो रेवेन्यू को 5.4 मिलियन से लेस कर देंगे अगर 6 मिलियन, तो 0.6 मिलियन रिमेनिंग रह जाए। ठीक है, चलिए 11 ट्राई करें। कोई नहीं, मत करें, एग्जाम हॉल में भी ये टाइम आता है। एग्जाम हॉल में भी आखिरी 20-25 मिनट जब होते हैं तो इंसान थका हुआ होता है। यस सर। तो नहीं, टाइम का पता तो नहीं चलता, लेकिन थक जाता है। वैसे लगता तो ऐसे जैसे मैं भी बैठा था, लेकिन थक जाता है। तो यहाँ भी अब थके हुए हैं, लेकिन 25-30 मिनट जरा, जो एग्जाम हॉल वाले 25 मिनट रहते हैं वो जरा पूरे करें। अप्लाई योर माइंड। जी, ये सही है। जी, टोटल अमाउंट उसने कहा, टोटल अमाउंट विच शुड HL शुड क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस 31 मार्च। तो फाइनेंस इनकम भी शायद आई, टोटल अमाउंट में वो भी शामिल हो गया। लेकिन फाइनेंस इनकम आएगी कैसे? हाँ, सही वर्किंग करिएगा, पता है आपको काफी कुछ। जी, 23.1 मिलियन इनकम, ठीक है। 23.105, चलो 105 है।
और 1 साल की इनकम बननी, फाइनेंस इनकम, लेकिन आधे पैसे शुरू में रिसीव हो रहे हैं। टोटल रिसीवेबल पे इनकम बनेगी या जो बैलेंस बच जाएगा? ये 23.1 हो गया, इसमें से आधे पैसे एडवांस में, आधे 2 साल बाद मिलने हैं। तो मैंने इनिशियली तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, तो पहले दिन 12.565 तो पहले दिन ही मिल जाना है। तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होगी रेट से। ठीक हो गया या हुई है गलती? जर्नल स्टूडेंट्स डी ठीक है। चलिए इसी तरह मिलता जुलता 17 भी है, ये तो दोबारा कर लें बराबर की। हाँ जी, अब इसमें जरा डिफरेंस है थोड़ा सा बस, बाकी तो शायद सब कुछ वही है। इनिशियली बी रिकॉर्डेड, हाँ जी इनिशियली है बी रिकॉर्डेड, शायद सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की वजह से ही है। 990 अप फ्रंट जमा, बाकी रह जाएगा 9019 9010 0 1 प्लस 0.06 1 साल बाद 9490। ये इनिशियली मांग रहा है, डिफरेंस क्लियर है ऊपर 11 में और 17 में। वहां टोटल अमाउंट कह रहा था, यहाँ सिर्फ इनिशियल अमाउंट कह रहा है। ये 9010 ठीक है। हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, इनिशियली भी रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू। शुरू में तो ये है ना, बाकी फिर अनवाइंडिंग है शायद। ये प्लीज क्लियर है जी 17? ये टोटल 10 मिलियन है ना, 10 मिलियन में से 9,90,000 अभी मिलना है और बाकी 90,10,000 रह जाएगा। एनी कंफ्यूजन? 18 करें, एक डिवाइस करें चीज में। जर्नल स्टूडेंट्स आपका हो गया इस 17? होना चाहिए सर, इस तरह के तो कम से कम होना चाहिए। ये क्या है, कुछ याद आता है? कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कितने में से कितने मिलियन की चीजें दे दी हैं? हाँ जी, 20 में से 4 मिलियन की दे दी हैं। और रेवेन्यू रिकॉर्ड होना कितना है? 19 टोटल रिकॉर्ड होना। 19 कैसे? 20 माइनस टू कंपनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस। 20 में से 4 मिलियन की चीजें दे दी हैं और रेवेन्यू 19 मिलियन रिकॉर्ड होना है नेट। क्या ऑप्शन बनी? ऑप्शन बी ठीक है। चाहे 21 करें, अगर कुछ बुक में से ढूंढ के बताना तो वो भी सजेस्ट करें।
ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जहन में आ जाएगा जी। क्या तरीका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू? जिस अमाउंट की जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी हो। ये हो जाएगा। मिलना हमें कितना जी? 20 मिलियन। अगर 31 अक्टूबर तक काम करेंगे तो 20 मिलियन 31 अक्टूबर तक काम करने की प्रोबेबिलिटी 80% है, ऐसे ही 2.5 मिलियन और मिलेगा अगर 30 जून से पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब फिर टोटल 22.5 मिलियन मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। और 2 मिलियन कम मिलेगा अगर 31 दिसंबर के इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल आफ्टर 31 अक्टूबर तक अगर कंप्लीट ना किया, ऐसे ही है ना? तो फिर 18 मिलियन मिलेगा। ये फिगर समझ आती है कैसे की मैंने? ये 22.5 कैसे आया? 20 प्लस 2.5, 18 कैसे है? 20 माइनस 2 और 20 तो एज इट इज है। तो जिसकी जितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो ढूंढेंगे कहीं बुक में से, ढूंढेगा। एक दो अप्रोचेस थी, मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू। मोस्ट लाइकली एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। मोस्ट लाइकली क्या होता है? अच्छा, अगर मोस्ट लाइकली अप्रोच यहाँ यूज की जाए तो मेरा 20 मिलियन रेवेन्यू होना चाहिए। पेज पेज 15 के एंड पे है शायद, एक छोटी सी एग्जांपल। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो रिमेनिंग आ रहे हैं ये सारे थ्योरेटिकल हैं, तो जहां जहां से बुक से आएंगे वो भी आपने बताना है। तो पहले तो सबसे पहले ऑप्शन इसकी कौन सी बनी थी? 21 की बीटा जी 23 पॉइंट। अब बुक से ढूंढ के भी बताना है कहाँ कहाँ है। एक मिनट ठहर जाए, जर्नलिस्ट साहब भी हेल्प करें जरा, एटलीस्ट ऑप्शन सब बताएं। 23 जो है डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू ढूंढे फर्स्ट लाइन में। रेवेन्यू राइजेस फ्रॉम, बाकी डेफिनेशन में शायद और चीजें भी हैं, लेकिन उसमें मेन वर्ड्स क्या हैं जरा बोल दें एक दफा। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही है ना। जो शेयर से कैश मिलता है वो रेवेन्यू है, वो तो इक्विटी है। जो बोरिंग से पैसे मिलते हैं वो लोन है, और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो रेवेन्यू है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की कोई बहस नहीं है। 24 पढ़ें, सॉल्व भी करें और ढूंढें भी। ये बुक के साथ रख के पढ़िएगा। 24 से आगे जो आ रहे हैं, ये एक तो फर्स्ट पेज पे 5 स्टेप्स हैं, लेकिन ये वो फर्स्ट स्टेप कब एप्लीकेबल होगा उसके अगले 5 स्टेप हैं। ये आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पेज नंबर 7 है शायद, तो उनमें से जरा ज़हन में रख के ढूंढना जरा। हाँ जी बिल्कुल, प्योर रटाई है। अप्रूव्ड हो, आइडेंटिफाइड पार्टीज राइट हो, पेमेंट टर्म्स हो, कमर्शियल सब्सटेंस भी हो, और प्रोबेबल वर्ड है। ये ठीक है बी।
ए में क्या मसला? हाँ जी, इन्फोर्सेबल वाली बहस नहीं है, और हाँ जी कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है। और सी में? हाँ जी पेमेंट टर्म्स नहीं है। डी में? हाँ जी ईच पार्टी इज राइट नहीं है। बी ठीक है। चले 25 भी इसी से ही है। हाँ जी बिल्कुल बारीक से ही फर्क है। ईच पार्टीज राइट्स, पेमेंट टर्म्स, अप्रूव्ड एंड कमिटेड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। डी में मसला क्या है? बस एक वर्ड का मसला है। इट इज सर्टन लिखा हुआ है यहाँ, ये सर्टन वाली बहस नहीं है। इट इज प्रोबेबल नहीं, प्रोबेबल है मेरा ख्याल। एक्सपेक्टेड भी वर्ड नहीं, शायद प्रोबेबल है। पहला सही है। ईच पार्टीज राइट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, payment terms can be identified, entity and the customer approve the contract and are committed to perform the contractual obligation. It is certain that entity will collect. Certain या probable? ये ठीक है। डी 27। जी अच्छी एफर्ट हो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट 27। कौन कौन से नहीं है? आंसर्स में से कौन से नहीं है? बी और डी तो बहस नहीं है। ए और सी में चूज करें। क्लोर फायर ऑफ तो ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा। मेरा ख्याल ए ही है जो इनमें से बेहतर हो। असल में यही कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली मेथड विच एवर बेस्ट प्रेडिक्ट्स द कंसिडरेशन, जो बेहतर। तो बहरहाल ए और सी दोनों हो सकते थे, लेकिन सी ए के साथ ये जो विच एवर बेस्ट प्रेडिक्ट्स है, ये वैसे तो ए सी भी सेम है शायद, लेकिन पूरा अगर सेंटेंस देखा जाए तो ए में ये भी लिखा हुआ है कि जो बेहतर प्रेडिक्ट कर दे। जी 28। जी हाँ जी होना चाहिए सही। ये किस चीज का एविडेंस मांग रहा है? स्टैंड अलोन प्राइस का बेस्ट एस्टीमेट। जी an estimate that maximize the use of observable inputs। अनएडजस्टेड मार्केट प्राइस भी है। अनएडजस्टेड मार्केट प्राइस का मेथड है, एडजस्टेड है वो। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच है, लेकिन अनएडजस्टेड की तो बहस नहीं है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ठीक है जी। बी ये क्या होती है वैसे स्टैंड अलोन प्राइस?
इस पे अलग बेच रहे हो यार, तो है उसमें वर्ड यार। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है? जो नजर आ रही हो ऐसी प्राइस गुड्स और सर्विसेज की जिसपे व्हेन एंटिटी सेल्स अ गुड्स और सर्विस सेपरेटली अलग अलग बेच रही है, तो बेस्ट एविडेंस यही है। ये हुआ ठीक किसी का? 29 भी ढूंढने भी और पढ़े भी। वो 5 ढूंढने थी, 5 फैक्टर्स विच इंडिकेट पासिंग ऑफ कंट्रोल। बुक से ढूंढ के जरा बताएं। वैसे को जेन में आता है इसमें से कौन सा नहीं है? हाँ जी ठीक। बुक से भी देख लें बहरहाल, ये सी है वैसे। एंटिटी हैज फिजिकल पोजीशन बट हैज ट्रांसफर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ इकोनॉमिक रिस्क। कौन से 5 जरा बोल ही दें, देख ले। पहला ठीक है मेरा ख्याल है। पहला, दूसरा, डी। दो कौन सा दो नहीं है यहाँ? कौन सा दो इसमें नहीं है 29 में? एक मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और एक ये। हाँ जी, एक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हो गया ना। टोटल 5 है ना? तो हाँ जी, द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड एसेट। ठीक, ठीक है जी सी। नहीं, अगर कस्टमर, ये 5 फैक्टर्स हैं बुक में दिए हुए जिससे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर कस्टमर का ये राइट बन गया हो कि पैसे उसे मिलने हैं, तो ये नॉर्मली चीज की इंडिकेशन है कि उसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया होगा। 30। ये अच्छा मेरे ख्याल से सही एफर्ट होना चाहिए। ये ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो हम डिस्काउंट का क्या करेंगे? सब पे एलोकेट करेंगे क्रॉस द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ओके। 31। इस पे आराम से 1 मिनट और लें, रिलैक्स होकर बड़े एक बेस्ट एफर्ट करें, बेस्ट गेस ट्रांसलेशन करके। नहीं, ऑप्शन बता दें इस टाइम। नहीं, देख तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन यहाँ ABCD के मुताबिक नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के वर्ड्स के मुताबिक चलें तो मेरा ख्याल है कोई और ढूंढेंगे। वो तो जजमेंट तो यूज करनी है।
इसका वैसे रिक्वायरमेंट है क्या, ये मतलब पूछ क्या रहे हमसे? अगर हाँ जी, वेरिएबल कंसिडरेशन अगर नहीं पूरी अगर इंक्लूड करना अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या करें? ये पूरा सेंटेंस ही है। What action should an entity take if it is not appropriate to include all variable consideration? अगर ये अप्रोप्रिएट ना हो कि ऑल वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करें तो फिर एंटिटी क्या करे? फिर ए कहता था एंटिटी शुड नॉट इंक्लूड, फिर क्या वो इंक्लूड ही ना करे? नंबर 2 जजमेंट यूज करे। नंबर 3 क्या फिर वो ये देखे कि कितना हिस्सा रिकॉर्ड होना चाहिए सब्जेक्ट टू रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट? रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट को याद आ रहेगा? एग्जाम्पल 7, 8, 6, 7, 8 जरा ढूंढे। रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट क्या चीज है? कि जब आपने को वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी है तो पहले ये सोचें कि क्या रेवेन्यू फ्यूचर में रिवर्स तो नहीं करना पड़ेगा, और अगर यही खतरा लग रहा है कि अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में रिवर्स करेंगे तो फिर रिकॉर्ड ना करें। ये एग्जांपल 7, 8 वगैरह, सेल और रिटर्न बेसिस, हिस्टोरिकल एविडेंस, ये आगे जाके भी एग्जांपल्स आई हैं, मेरे ख्याल पीछे भी शायद हो, लेकिन आगे वो जो एग्जांपल्स वाला एक एग्जांपल वाले पेजेस हैं, ढूंढेंगे कोई 6 और 7, मेरे ख्याल 6, 7 ही है। 142 है, हाँ सिर्फ 42। इसके नीचे जरा ढूंढे एग्जांपल जहाँ पे एंड हुई है, वहाँ पूरी स्टोरी बताई हुई कि ये जो 97 शायद प्रोडक्ट्स थी, उन 97 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू क्यों हमने रिकॉर्ड कर ली है। नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला शायद नहीं है ये, वो जो चीजें बेची थी वापस रिफंड लायबिलिटी। तो वो 97 का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ था तो उसमें पहले ये सारी बहस हुई थी कि उसमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू कम्युलेटिवली रिकॉर्ड रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कि अगर हमें ये खतरा है कि बाद में रेवेन्यू इस वक्त हम रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में रिवर्स करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट तो फिर होना है अगर कंसिडरेशन, बल्कि ये भी वर्ड्स होने इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन है, ये 100 चीजें दी हैं इसमें वापस आ सकती हैं, तो अब 100 का रेवेन्यू है या कितने का रेवेन्यू है इसमें वेरी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल कंसिडरेशन हो तो फिर आपने रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट करके उसे इंक्लूड करना। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर सारी वेरिएबल कंसिडरेशन अप्रोप्रिएट नहीं इंक्लूड करना तो फिर जितनी अप्रोप्रिएट है उतने हिस्से की रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट करके फिर डिसीजन लेंगे इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सी ये बनेगा या डी बनेगा? डी में अब क्या है? विदाउट द नीड, तो ये विदाउट द नीड नहीं है, तो इसके साथ लिखना जरा एग्जांपल 7, 8 वगैरह का रेफरेंस, ठीक है। सी तो पढ़ दे जरा, सी क्या है? एंटिटी शुड असेस वेदर इट शुड इंक्लूड पार्ट ऑफ जितना हिस्सा रिकॉर्ड होना चाहिए वो भी, लेकिन ये कह रहा है मतलब जरूरी नहीं कि करें, लेकिन पहले क्या टेस्ट करना है? रेवेन्यू रिवर्सल टेस्ट का मतलब कि अभी रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये खदशा तो नहीं कि बाद में रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर ये सिग्निफिकेंट रिस्क है तो फिर ना करें, ठीक है। चलिए 32 बस फाइंड अप करें, और ये एक पेज ढूंढने जरा, नहीं एक तो पेज भी ढूंढे, ये इंपॉर्टेंट पेज है सर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, हाँ जी वो 3 कंडीशंस है, हाँ जी अगर जहन में है वो तो सबसे बेस्ट है, हाँ तो इन तीनों को जहन में रख के जरा करें। नहीं अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिवर्सल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अप टू द एक्सटेंट जो रिवर्स नहीं होना वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है मिस्टर मास, जो रिवर्स नहीं होना वो रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि रिवर्स हो जाएगा उससे फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये पेज नंबर 31, हाँ जी ये टेबल है, इसमें 3 कंडीशंस हैं, तीनों है या कोई एक है? नहीं मेरा तीनों जरूरी नहीं है, पढ़े जरा। इफ एनी वन ऑफ, नहीं तीनों है या तीनों में से कोई एक भी हो जाए, कोई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन तीनों में से कोई एक भी हो जाए तो देन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फिर सेटिस्फाई होगी ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ये ना हो इनमें से कोई भी तो फिर देन पॉइंट इन टाइम। तो अब इसमें से वो कहता है विच इज द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अलाउड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू बी सेटिस्फाइड ओवर टाइम। बहरहाल पहले बुक से भी पढ़ना है। बहरहाल जी प्रॉब्लम ये चीजें बहुत सारी हो जाती हैं,
और राइट टाइम पे सबको जहन में लाना, यही शायद मेन इशू है। जी कौन सा जी इसमें ए है, simultaneously receives or consume benefits, performance obligation creates or enhance an asset, entity's performance does not create an asset with an alternate use of the entity। ठीक है जी सी।